ओके, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? तो भई आपको आप सभी को नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ और ये साल थैंक यू और ये साल आपकी लाइफ में जो आप अभी सफलता के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाए। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रे करते हैं कि आप सभी सक्सेस हो इस साल में और अच्छी मेहनत करो और जो कहते हैं ना कि भई जो भी हम कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है ना? तो इसलिए कर्मा पे विश्वास करो और आज के दिन आपकी लाइफ का कर्म है मेहनत का। तो अगर आप बहुत अच्छी लेवल की मेहनत करते हो तो 100% आपका रिजल्ट से सही होगा, ठीक है? आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक? देखो, लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने जिस कॉन्सेप्ट पे बात की थी, उसमें हमने मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था और मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर लास्ट क्लास में हमने बेसिक जो डिस्कशन स्टार्ट किया था, उसमें बेसिकली हमने बात की थी कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर मेमोरी जो होती है, उस मेमोरी के रूप में हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है, हम उस मेन मेमोरी के मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्योंकि जो मेन मेमोरी होती है उसकी लिमिटेड साइज़ होती है और मेन मेमोरी लिमिटेड साइज़ होते हुए उसका जो मैनेजमेंट्स होता है वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते समय हमेशा और हमेशा आपके काम मौजूद होता है मेन मेमोरी में होता है ना? जो सीपीयू होता है, वो प्रोग्राम को कहाँ से एग्जीक्यूट करवाता है? मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट करवाता है। तो आपके पास में जो प्रोग्राम होता है, वो परमानेंट जो स्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मेमोरी, है ना? सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट स्टोरेज है और परमानेंट स्टोरेज का मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा जो होता है, वो आपका पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डेटा क्या होता है? आपका डेटा कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे डेटा आपका क्या रहता है? सेफ रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जो होता है, वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीपीयू डेटा एक्सेस कैसे करता है? सीपीयू डेटा एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी का डेटा प्राइमरी मेमोरी के थ्रू करता है। मतलब हमें सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहाँ पे लेकर करना पड़ता है? मेन मेमोरी लेकर आना पड़ता है और मेन मेमोरी के बाद डेटा जो होता है वो सीपीयू के पास पहुंचता है और सीपीयू डेटा को क्या करता है उसको एक्सेस करके और जो भी आप टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर मेमोरी की बात करें तो देखो, जनरली हम मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं। एक हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, एक हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है? अब जैसे अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर हम जर्नल वे में अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि जो मेमोरी होती है उसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं। हमारे पास जो मेमोरी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे दो पार्ट डिवाइड होती है मेमोरी? समझो इस पॉइंट को। देखो, हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास जो मेमोरी होती है कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। एक तो मेमोरी होती है कौन सी हमारे पास में? प्राइमरी मेमोरी होती है और एक कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकंड हम बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। जैसे अभी आपके सेकंड जो दूसरा जो सब्जेक्ट आपके अभी रनिंग में है, वो सब्जेक्ट आपका कौन सा रनिंग में है? एफओसी रनिंग में। तो वहाँ भी आपने मेमोरी मैनेजमेंट्स के कॉन्सेप्ट मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट था, तो आपने मेमोरी के अंदर मेमोरी की यूनिट्स भी देख ली होंगी वहाँ पे और यहाँ पे ये पार्ट्स भी आपने देख लिया होगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके अलग-अलग जो डिवीज़न होता है, वो देख लिया होगा। तो इसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, फिर हम मेन मेमोरी के अंदर हम डेप्थ लेवल की बातें करेंगे। देखो, अब उसके बाद अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी मेमोरी का फर्दर किस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है? एक तो हो जाती है कौन-सी? वोलेटाइल। कौन-सी हो जाती है? वोलेटाइल नेचर की हो जाती है और एक हमारे पास कौन-सी हो जाती है? नॉन वोलेटाइल नेचर की हो जाती है। किसकी बात करते हैं हम? नॉन वोलेटाइल नेचर की बात करते हैं। ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल की बात करें तो कैसी होती है भैया? वोलेटाइल मतलब कैसी होती है? अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। अस्थायी होती है मतलब टेम्परेरी होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी। और यहाँ पे कैसी होती है? ये स्थायी मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक? देखो, अब यहाँ पे अगर वोलेटाइल मेमोरी की बात करें, तो वोलेटाइल मेमोरी के नेचर्स के रूप में हम बात करते हैं, रैम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रैम की बात करते हैं और रैम हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कैसी है? एक वोलेटाइल नेचर की होती है, जिसमें डेटा आपके पावर ऑन रहने तक ही आपका डेटा क्या होता है? रिमेन रहता है। क्योंकि जो रैम होती है वो आपके ट्रांजिस्टर कैपेसिटर से मिलकर बनती होती है और कैपेसिटर के अंदर बेसिकली जो पावर रहती है, तभी उसके अंदर हम करंट की बात करते हैं। ठीक है? कैपेसिटर कुछ यूनिट्स ऑफ टाइम तक आपका करंट स्टोर करता है और उसी रूप में हम क्या करते हैं? डेटा स्टोर करने की बात करते हैं। तो वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है और रैम की अगर बात करें तो हम कहते हैं भैया डायनेमिक रैम होती है। मतलब इसको हमें लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है? उसके बारे में सैनी सर ने आपको पूरा डिटेल्स बताया होगा, रिफ्रेश की नीड क्यों होती है उसको, ठीक है? अच्छा, इसी मेमोरी के बारे में इसमें ही बात करें तो हमारे पास एक मेमोरी होती है जिसकी हम बात करते हैं किसकी? कैश मेमोरी होती है। ठीक है? और इसी इसी कैटेगरी में एक मेमोरी होती है जिसकी हम बात करते हैं किसकी? रजिस्टर होती है। कौन-सी मेमोरी होती है? रजिस्टर होती है। तो ये तो कौन-सी होगी? ये तो आपकी अस्थायी होगी। फिर जैसे स्थायी मेमोरी की बात करें,
तो स्थायी मेमोरी के रूप में आपके पास कौन सा हो गया, जैसे रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया, रोम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें है ना, रोम की फिर कैटेगरी आती है आपकी, जैसे रोम की कैटेगरी में कौन सा हो गया, पी रोम हो गया, जिसको प्रोग्रामर रोम कहते हैं। फिर कौन सा हो गया, ईपी रोम हो गया, कौन सा हो गया, ईपी रोम हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा हो गया, ईईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि आपने इस इन सारी मेमोरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक। जैसे पी रोम की रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी है। अगर पी की बात करें यहाँ पे कैसे हो जाती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली। ई की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो ना इरेजेबल प्रोग्रामर का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर रोम के डेटा को हम हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रे की रिक्वायरमेंट होती है ना। अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है वो इस मेमोरी पे हम डालते हैं तो इसका डेटा इरेज हो जाता है, ठीक। और ये जो हमारे पास मेमोरी होती है ईईपी रोम, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है ना। जैसे हम पेन ड्राइव की बात करते हैं ना, तो पेन जो फ्लैश मेमोरी होती है वो इसी कैटेगरी से आती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है। मतलब उसको हम उसके डेटा को हम इलेक्ट्रिकली क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की आपके पास क्या है, रोम मेमोरी है, ठीक है, जो आपके पास क्या है, स्थायी नेचर की होती है। अब देखो, जनरल रोम की बात करें तो रोम के अंदर हमारे पास में सिस्टम का जो स्टार्टअप जो प्रोग्राम होता है, बायोस जैसे हो गया है ना, यूईएफआई हो गया, इसको हम स्टोर करने की बात करते हैं, किसके अंदर, रोम की बात करते हैं। मैनेजमेंट्स के रूप में हम किसकी बात करते हैं, हम रैम की बात करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जैसे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी आपकी बहुत सारे टाइप्स की कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपके पास क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फिर आपके पास में क्या होगा, टेप ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया आपके पास में, ठीक है। इस टाइप से आपके सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड होता है। सॉलिड स्टेट डिवाइड हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा आपके पास में। इस टाइप से आपकी क्या सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी है, जो आपने ऑलरेडी क्या है पढ़ लिया है, ठीक। अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम हमारे पास में जो मेन मेमोरी की जो बात होती है उस मेन मेमोरी के मैनेजमेंट्स की बात करेंगे। और मेन मेमोरी के मैनेजमेंट्स के रूप में हम समझेंगे कि किस टाइप से हमें मेन मेमोरी को काम में लेना होता है, जिससे कि हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को इफिशिएंट वे में कंप्यूटर सिस्टम में चला सकें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे हमारे पास आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है ये पार्ट जस्ट आपको नॉर्मली समझाना लगता है, ऑलरेडी आपने एफओसी में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अलग से सेपरेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी है, हमारे पास जो रैम है, रैम की बात करें, रैम क्या है भाई आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और इस रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर इसकी अगर सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में हम बात जो कर रहे हैं, ये मैं बात करें किसकी, मेन मेमोरी की, ठीक। और मेन मेमोरी की अगर मैं फंक्शनलिटी की बात करूँ, पहला पॉइंट्स के रूप में अगर मैं फंक्शनलिटी की बात करूँ मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी की अगर फंक्शनलिटी की बात करूँ तो इस मेमोरी की फंक्शनलिटी क्या होती है भाई, मेन मेमोरी फंक्शनलिटी क्या होती है, मेन मेमोरी की फंक्शनलिटी के रूप में हम फंक्शनलिटी की बात करते हैं, कौन सी फंक्शनलिटी होती है मेन मेमोरी की। देखो हम बात करते हैं कि मेन मेमोरी को हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को अलोकेट करवाते हैं और डीअलोकेट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी फंक्शनलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे अलोकेट, अलोकेशन एंड डी अलोकेशन, अलोकेशन एंड डी अलोकेशन टू प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस जो होता है वो आपका रनिंग प्रोग्राम में होता है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए रैम में आता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रैम को अलोकेट करवाते हैं और डी अलोकेट करवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साफ साफ, जैसे पहले सबसे पहले बात करें, अगर एलोकेशंस की बात करें, एलोकेशंस की बात करें तो एलोकेशंस का मतलब क्या हो जाएगा, जब प्रोग्राम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में आता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए आप साथ के साथ एक बार लिख भी लीजिए ना, होने के लिए, होने के लिए मेन मेमोरी में आता है, तो उसे, तो उसे स्पेस अलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो उसे मेन मेमोरी में रैम में स्पेस अलोकेट किया जाता है, ठीक है। और डीएलोकेशन मतलब क्या होता है,
प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद उसे उसे मेन मेमोरी से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो मेन मेमोरी जो फंक्शनलिटी होती है वो फंक्शनलिटी क्या होती है, मेन मेमोरी को हम क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, डीअलोकेट करेंगे। किसे अलोकेट डीअलोकेट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए किस में आएगा, मेन मेमोरी में आएगा, रैम में आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेन मेमोरी के बारे में फंक्शनलिटी ग्रुप में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मेन मेमोरी की गोल क्या होती है। ठीक है, नोट डाउन हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी जो होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ मेन मेमोरी की, हम लिख देते हैं गोल्स की बात करते हैं। गोल्स की बात करते हैं। देखो मेन मेमोरी की जो गोल है ना, वो गोल होती है कि अब जब भी आप किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी अलोकेट करोगे तो उस टाइम पे आपका मिनिमम इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए। तो इसकी गोल होती है मिनिमाइज मिनिमाइज्ड इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो हमें करना क्या है, हमें मेन मेमोरी को इस टाइप से काम में लेना है कि उसका जो स्पेस है उसको इफिशिएंट यूज किया जा सके। हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि मेन मेमोरी का हमें इस टाइप से हमें यूज करना है कि मेन मेमोरी का स्पेस है ना उसको इफिशिएंट वे में यूज किया जा सके। मेन मेमोरी के स्पेस में हर एक बाइट का हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर स्पेस के अंदर बात करें तो उसकी कॉस्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को अगर हम प्रॉपर यूज नहीं भी कर पा रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। लेकिन मेन मेमोरी के अंदर हम हर एक बाइट को प्रॉपर यूज करेंगे जो लिमिटेड साइज की होती है। ठीक है, जैसे आपके पास में यहाँ पे जो पर्टिकुलर डायग्राम है ना, इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा भाई। जैसे आपके पास में सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी 1 TB की है। जैसे मान चलो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी साइज मान चलो जैसे 1 TB है, इसकी साइज कितना है, जैसे 1 TB है। ठीक, तो ये बहुत बहुत बड़ी लार्ज साइज की मेमोरी है, 1024 GB है। जबकि आपके पास मेन मेमोरी की साइज कितनी है, 1 GB है। तो है ना, मेन मेमोरी के अंदर जो 1 GB की साइज की जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जो हमारे पास में जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है। क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज। और इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है, इस मेन मेमोरी का हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज कैलकुलेट करना। इस मेन मेमोरी की साइज कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद में फिर बात करेंगे कि मेन मेमोरी को हम प्रोग्राम को जब अलोकेट करवाते हैं तो दो टाइप से अलोकेट करवाते हैं। एक तो कंटिन्यूस लोकेशन होता है, एक नॉन कंटिन्यूस लोकेशन होता है। उस पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में एक पॉइंट आता है रैम साइज कैलकुलेशन। रैम साइज कैलकुलेशन, रैम की साइज कैलकुलेट कैसे की जाती है उस पॉइंट को समझो। देखो अगर रैम की बात करें तो रैम जो हमारे पास होती है, वो रैम जो हमारे पास अवेलेबल होती है उसको हम इस टाइप से मान सकते हैं। एक मेमोरी है, जिस मेमोरी के अंदर हम इस मेमोरी क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस मेमोरी क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं।
जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इस मेमोरी को हमने छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वन देखो 1 2 3 4 5 6 7 देखो ध्यान रखना यहाँ पे अगर बात करें तो हम मेन मेमोरी जो होती है उसको हम क्या करते हैं इक्वल साइज के पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, ठीक। अब ध्यान इक्वल साइज के जो पार्टीशन में आप डिवाइड करते हो तो ये जो पार्टीशन होते हैं ये जो पार्टीशन की संख्या होती है जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास में इक्वल साइज के पार्टीशन डिवाइड करने के बाद में जो पार्टीशन जो संख्या होती है जैसे पहले पहले पार्टीशन दूसरा पार्टीशन तीसरा पार्टीशन चौथा पार्टीशन पांचवा पार्टीशन छठा पार्टीशन सातवां पार्टीशन आठवां पार्टीशन ये जो पार्टीशन की संख्या होती है ना इसको हम अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ या बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या नंबर ऑफ वर्ड्स कितने वर्ड्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया, ठीक। अच्छा इसके अलावा इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम बात करेंगे किसकी फ्रेम की बात करेंगे प्रत्येक पार्टीशन में क्या कहेंगे फ्रेम कहेंगे, ठीक। लेकिन जब हम सीओ पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे इसी को हम सेल कहेंगे किस नाम जानेंगे सेल नाम जाने तो है ना जब भी आपके सामने यहाँ पे वर्ड के रूप में आपके सामने फ्रेम आए सेल आए या नंबर ऑफ वर्ड्स आए तो आप एक पॉइंट को समझना कि यहाँ पे एक जो छोटा सा खाना है जो मेन मेमोरी के अंदर जो एक जो हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक होता है ना इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं इक्वल साइज के वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 देखो अब हमारे पास में यहाँ पे जो साइज कैलकुलेशन बात करें तो ना एक तो हमारे पास के कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जैसे वर्ड्स का जो जो नंबर ऑफ वर्ड्स हो ना इसका स्टार्ट होता है 0 से जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अच्छा उसके बाद में वर्ड साइज प्रत्येक वर्ड के अंदर कितना डेटा है प्रत्येक वर्ड के अंदर कितना डेटा है ना ये डेटा की बात करें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रत्येक वर्ड में डेटा कितना है इसको बोलते हैं ना प्रत्येक वर्ड में कितना डेटा है इसको बोलते हैं वर्ड साइज इसको क्या बोलते हैं वर्ड साइज ये हमारे पास में जो मेन मेमोरी है रैम है ये हमारे पास जो मेन मेमोरी है रैम है इसके मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ इसके साइज की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ होता है ना इसकी साइज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा तो हम बात करते हैं रैम साइज कैलकुलेशन जो फॉर्मूला होता है रैम साइज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा भाई रैम साइज कैलकुलेशन का अगर मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई वर्ड वर्ड साइज आपके मेन मेमोरी में कितने वर्ड प्रेजेंट है प्रत्येक वर्ड की साइज कितनी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगा ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी की साइज का कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब ध्यान यहाँ पे हमारे पास में ये जो आपके पास में जो फॉर्मूला जो मैंने लिखवा है इस फॉर्मूला में कई बार क्या होता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना देते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन ना देके आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन देते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास में जो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना इनको रिप्रेजेंट हम बेसिकली क्या करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में करते हैं इसमें करते हैं बाइनरी फॉर्मेट अब हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड है वो कितने हैं 8 है ना 0 से स्टार्ट होकर 7 तक जा रहे 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स हैं और हमारे पास में जो 8 वर्ड्स है इसको अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंट करने की बात करूं मतलब बाइनरी डिजिट से मैं इसको रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो मुझे कितने बाइनरी डिजिट्स को यूज करना पड़ेगा 8 के लिए कितने यूज करना पड़ेगा भाई 8 8 वर्ड्स की संख्या है अगर मैं इसको बाइनरी से रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो कितने बाइनरी बिट्स को काम में लेना पड़ेगा मुझे 4 बाइनरी बिट्स से 16 रिप्रेजेंटेशन होते हैं कितने लेने पड़ेंगे 3 है ना बाइनरी के अंदर अगर मैं 2 बाइनरी बिट की बात करूं तो 2 बाइनरी बिट से हमारे पास में 4 रिप्रेजेंटेशन होते हैं कितने होते हैं 4 ये 2 बाइनरी बिट्स हैं 4 रिप्रेजेंट अगर मैं 3 बाइनरी बिट्स की बात करूं तो 3 बाइनरी बिट्स से टोटल हमारे पास में 8 रिप्रेजेंटेशन होते हैं कितने होते हैं 8 रिप्रेजेंटेशन होते हैं ये आप कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने रिप्रेजेंट 8 तो 3 बाइनरी बिट्स की सहायता से हम 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 8 है तो अगर मैं बाइनरी बिट्स की बात करूँ
तो पहला वर्ड होगा, उसके अंदर पहले वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 से, दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 1 से, तीसरे को 0 1 0, चौथे को 0 1 1, पांचवे को 1 0 1, छठे को 1 1 0 0, फिर इसको 1 0 1, फिर इसको 1 1 0, फिर इसको 1 1 1। इस टाइप से हमारे पास में टोटल 8 जो वर्ड्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, बाइनरी से। ठीक, तो अगर आपको नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर अब अगर आपको अगर बाइनरी फॉर्मेट दे रखा है, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट दे रखा है, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ बाइनरी बिट और मल्टीप्लाई क्या, वही वर्ड साइज। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है, कि यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, जो नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स हैं, वो नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स को अगर मैं 2 की पावर में लिखूंगा, तो हमारे पास में नंबर ऑफ वर्ड आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड आ जाएगा। इस टाइप से हम किसी भी रैम की साइज को कैलकुलेट करते हैं। और रैम की साइज कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखते हैं, एक बार ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं। हो गया नोट डाउन। देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो हमारे पास में जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, इसको बेसिकली हम एड्रेस लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एड्रेस लाइन के नाम से। ठीक है, इसको हम एड्रेस लाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो एड्रेस लाइन है, इस एड्रेस लाइन की सहायता से ही हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। कि किस पर्टिकुलर एड्रेस लाइन पे मौजूद है डेटा, उसको हम डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन मल्टीप्लाई क्या, वर्ड साइज है ना। अब देखो, ये हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो हमें अभी हमारे पास में जो रैम दे रखी है, अगर मैं इस रैम के साइज की कैलकुलेट की बात करूँ, ये जो रैम दे रखी है, इस रैम के साइज कैलकुलेट की बात करूँ, तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 8 है, और प्रत्येक वर्ड के अंदर बिट कितने हैं, 8 बिट है। तो कितने बिट की रैम हो जाएगी, कितनी बिट की हो जाएगी, 64 बिट की रैम हो जाएगी, मतलब क्या होगी, 8 बाइट, 8 बाइट आपकी रैम साइज हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूला से अगर मैं निकालना चाहूँ, इसको इस फॉर्मूला से निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या, 8 बिट, सेम वही कंडीशन, 8 मल्टीप्लाई क्या, 8 मतलब क्या, 64 क्या बिट्स, और यहाँ पे 64 बिट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 8 क्या बाइट्स, 8 क्या बाइट्स। देखो, एक- इस पे इसकी बेस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना, इसी बेस पे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सीपीयू के द्वारा
सीपीयू के द्वारा 16 बिट एड्रेस लाइन को यूज किया जा रहा है। सीपीयू के द्वारा 16 बिट एड्रेस लाइन को काम में लिया जा रहा है। जा रहा है और प्रत्येक एड्रेस लाइन और प्रत्येक एड्रेस लाइन और प्रत्येक एड्रेस लाइन 2 2 बाइट 2 बाइट एड्रेसेबल है। 2 बाइट एड्रेसेबल है और प्रत्येक लाइन 2 बाइट एड्रेसेबल है, तो रैम की साइज क्या होगी? रैम की साइज क्या होगी? बताओ भाई। आपको रैम की साइज कैलकुलेट बताना है और रैम की साइज कैलकुलेट जो करनी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीपीयू के द्वारा 16 बिट एड्रेस लाइन को काम में लिया जा रहा है और 16 बिट जो एड्रेस लाइन है ना, उस एड्रेस लाइन में प्रत्येक जो एड्रेस लाइन है वो एड्रेस लाइन कैसे 2 बाइट एड्रेसेबल है। 2 बाइट एड्रेसेबल है, तो रैम की साइज कितनी होगी बताना आपको। 32 क्या? 32 बाइट। ओके, चेक करते हैं। कैलकुलेट करना, बिना कैलकुलेट करे नहीं आएगा वो यहाँ पे सॉल्यूशन। 64 क्या? ऐसे देखो, जब भी आप मुझे मेमोरी के बारे में बताओ ना, तो देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेमोरी मेमोरी को आप मुझे बाइट में बताया करो। 64 किलो बाइट्स, है ना? 64 बाइट ऐसे बताया करो मेमोरी को आप, है ना? आगे ध्यान रखना, मेमोरी जब भी आप मुझे बताओ बाइट्स में बताया करो। ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेट करो। बिना कैलकुलेशन नहीं होगा आपसे। ऑप्शन लिख देता हूँ चलो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन लिख देता हूँ। 64 KB, 128 KB, 32 बाइट, है ना? जब भी यहाँ पे आपके सामने ऐसे लिख दे ना, ऐसे लिखा तो आप इसको बाइट माना करो ना। 64 बाइट्स। व्हाट इज राइट आंसर? व्हाट इज राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। 32 बाइट। 128 बी। ओके, आंसर निकालना है आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट जो कनेक्टेड है वो सभी आंसर दो। आंसर क्या है इसका? 128 बी आंसर आ रहा है। कितने स्टूडेंट का बी आया? ओके, सी। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है उसको समझो। देखो क्वेश्चन में आप क्या देखा है, सीपीयू के द्वारा 16 बिट एड्रेस लाइन को काम में लिया जा रहा है। 16 बिट एड्रेस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो रैम है ना, ये जो रैम है, रैम के अंदर जो एड्रेस लाइन है ना, एड्रेस लाइन, ये जो एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन, इस एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट काम में आ रहे हैं। कितने बिट काम में आ रहे हैं? 16 बिट। जैसे पहली जो एड्रेस लाइन है, इसको इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे पहली एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर इसी टाइप से दूसरी एड्रेस लाइन है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस टाइप से दूसरी एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये एड्रेस लाइन जो ना, एड्रेस लाइन, ये एड्रेस लाइन है। ये क्या है? एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन है। और प्रत्येक एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सीपीयू कितने कितने बिट को काम में ले रहे हैं? 16 बिट को काम में ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे एड्रेस लाइन की जो विड्थ है ना, वो 16 बिट है। कितने बिट है? 16 बिट है। और प्रत्येक एड्रेस लाइन पे डेटा कितना है? उधर ना,
प्रत्येक एड्रेस लाइन पे कितना डेटा है? 2 बाइट। मतलब जो प्रत्येक एड्रेस लाइन है ना, ये प्रत्येक एड्रेस लाइन, इसका जो साइज है ना वो कितना है? 2 बाइट। कितना है? 2 बाइट। आपको कैलकुलेट क्या करना है? रैम साइज कैलकुलेट क्या करना है? रैम साइज कैलकुलेट करना है। रैम साइज कैलकुलेट करना है। और रैम साइज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे अगर बात करें तो 2 की पावर क्या होता है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन मल्टीप्लाई वर्ड साइज। एक ही बात है ना, वर्ड साइज बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो कि प्रत्येक एड्रेस में कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक ही बात है। अब यहाँ पे बात कीजिए तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। देखो ना, 2 बाइट है तो बाइट को बाइट रहने देना, बाइट को बाइट रहने देना, क्योंकि हमें जो मेमोरी की साइज कैलकुलेट करवाई है वो बाइट में करवाई है, तो इसलिए इसकी यूनिट को चेंज मत करना। ठीक, अब है ना, यहाँ पे जो 2 की पावर जो 16 ना, इसको आप टुकड़ों में तोड़ लो। इसको टुकड़ों में कैसे तोड़ो? इसको लिखो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। और ये आपके सामने आगे तो यही 2 बाइट है ना। 2 की पावर जो 10 होता है ना, 2 की पावर 10 होता है, उसको हम बोलते हैं के, किलो बाइट। क्या बोलते हैं? किलो बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की पावर जो 6 है, इसको तो हम कैसे लिख देंगे? 2 की पावर 6 को लिखेंगे 64 के। अब है ना, उसके उसके बाद क्या है? यहाँ पे एक बार मैं ना इसको ऐसे कर रहा हूँ, अभी है ना, इसको इसको नहीं लिख रहा, इसको जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ। 2 की पावर 6 है ना, इसको एज एज इट एज लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख रहा हूँ? इसकी जगह में क्या लिख रहा हूँ? ये लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं? 2 बाइट से। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 128। क्या ना, पूरा कैलकुलेट करना, के बी है ना। राइट आंसर क्या बनेगा? 128 के बी। नोट डाउन कीजिए, सोल्व नहीं हो तो नोट डाउन कीजिए, 128 के बी। ये तो आपको पता है ना, 2 की पावर 10 को मैंने के क्यों लिख दिया, तो पता ना आपको? यूनिट जानते नहीं, यूनिट तो ठीक है। तो ये यूनिट तो आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको बेसिक हिंट दे देता हूँ। जैसे अगर बात करें, देखो सबसे पहले बात करें बाइट की बात करें, अगर बाइट की बात करें तो बाइट जो होता है वो कितना होता है भाई आपका? जैसे बाइट जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। 8 बिट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम बात करें किलो बाइट की बात करें, किसकी बात करें? किलो बाइट की बात करें। और किलो बाइट को हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? के बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के बी। और इसका मतलब क्या होता है? 1024 क्या? 1024 क्या बाइट? 1024 क्या बाइट? 1024 बाइट का कलेक्शन ही 1 किलो बाइट कहलाता है ना। और ये लगभग इक्वल किसके होते हैं? ये लगभग इक्वल 1000 के होता है। 1000 का होता है। और 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए जब भी आपके सामने 10 की पावर 3 होता है तो आप क्या लिख देते हो? किलो लिख देते हो। ठीक, अच्छा, इसको इसको हम अगर मेमोरी यूनिट्स की बात करें तो मेमोरी यूनिट्स को 1024 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या 10, 2 की पावर 10 क्या, 10 क्या बाइट, 2 की पावर 10 क्या बाइट। और 2 की पावर जो 10 है ना, 2 की पावर 10 है, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? के लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगी? के बी। क्या बन जाएगा? के बी बन जाएगा। ठीक, अच्छा, इस टाइप से बात करें, जैसे मेगाबाइट की बात करें, मेगाबाइट की बात करें तो मेगाबाइट में क्या होता है भाई? 1024 क्या? 1024 क्या के बी? 1024 क्या के बी? ठीक, अच्छा, अब है ना 1024 के बी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1024 मल्टीप्लाई 1024 क्या बाइट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। केक को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, देखो के है, केक को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, केक को मैं 1000
24 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो मैं इस टाइप लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 क्या बाइट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, 2 की पावर 20 बाइट लिख सकता हूँ, 2 की पावर 20 बाइट लिख सकता हूँ, है ना। जो आपका 1 MB होता है, 1 MB होता है, मतलब एक जो MB होता है, इस 1 MB को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 20 बाइट। 1 MB को 2 की पावर 20 बाइट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 1 MB की अगर बात करूँ मैं, 1 MB की बात करूँ, तो खाली स्थान कितने बिट लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 की पावर में कितने बिट लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको बिट में लिखना चाहूँ तो कितने बिट लिख सकता हूँ। देखो 2 की पावर 20 क्या होता है, बाइट होता है। और अगर बिट में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ उसको, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने 8 बिट होते हैं। और 8 को मैं 2 की पावर कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो देना इसको मैं 2 की पावर 23 बिट भी लिख सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन। ये सारी यूनिट्स जो है बेसिक बेसिक यूनिट्स है, ये सैनी सैनी से पढ़ा दी ना आपको, क्लियर हो गया ना। तो ये एफओसी में आप पढ़ते हो, ठीक है, एफओसी में आप पढ़ते हो। जब मैं आपको वापस से, जब मैं आपको डीबीएमएस पढ़ाऊंगा तो इस यूनिट्स को मैं आपको पूरा वापस से पढ़ाऊंगा। यूनिट्स जब मैं डीबीएमएस पढ़ाता हूँ तो वापस पढ़ाता हूँ, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें 1 GB की बात करें, देखो 1 GB की बात करें, क्या होता है भाई, 1 GB क्या होता है, 1024 क्या MB। और 1024 में क्या लिख सकता हूँ, 1024 मल्टीप्लाई 1024 क्या KB लिख सकता हूँ ना भाई। 1024 KB का मतलब क्या होता है, 1 MB। तो मैंने क्या किया, जो 1 MB था इसकी जगह में क्या लिख दिया, 1024 KB लिख दिया। अच्छा, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 क्या बाइट्स लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 क्या बाइट्स। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 30 क्या, और बिट्स में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 33। तो ये बेसिक बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट डाउन कर लो फटाक से। बेसिक बेसिक यूनिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये जो मेमोरी की यूनिट्स का जो कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, जस्ट इतना समझो कि मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके और फिर बेसिक 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 कॉन्सेप्ट सारा समझते हो चलो, क्योंकि एफओसी जस्ट अभी आपके सामने चल ही रहा है एफओसी, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मुझे डीबीएमएस जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसमें फिर इसको वापस से पढ़ाना है मुझे पूरा। डीबीएमएस के अंदर मेमोरी जो यूनिट्स हैं वो पूरा कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ आपको मैं, तो उस टाइम वापस से हम बताएंगे, तो इसलिए अभी जितना हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतना हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करो, बट इसका आंसर गलत मत देना, इसका आंसर गलत मत देना। जब वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 16 बिट की बजाय मैं कितना कर रहा हूँ, 32 बिट कर रहा हूँ, 32 बिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाइट एड्रेसेबल कर रहा हूँ, एड्रेस बाइट एड्रेसेबल है। तो रैम की साइज कैलकुलेट करके बतानी है आपको। इस क्वेश्चन में तो बेसिक मैंने बस इतना सा काम किया, मैंने जस्ट आपको यूनिट चेंज करके क्वेश्चन पूछा है।
पता तो क्या वर्ड साइज, बाइट एड्रेसेबल वर्ड। जो प्रत्येक एड्रेस है वो प्रत्येक एड्रेस बाइट एड्रेसेबल है। प्रत्येक एड्रेस क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। कितना आ रहा है, 4 GB। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है 4 GB। ठीक है, देखो क्या किया आपने यहाँ पे। सबसे पहले बात करें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे रैम साइज कैलकुलेट करवा रहा है। रैम साइज कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक, और रैम साइज कैलकुलेट की बात करें तो यहाँ पे आपको रैम साइज कैलकुलेट कैसे कर रहा है, 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन मल्टीप्लाई क्या है ना, इसको वर्ड साइज कह दो या फिर इसको क्या कह दो, इसको एड्रेस लाइन साइज कह दो। इसको कह दो एड्रेस लाइन की साइज। ठीक है, एड्रेस लाइन की साइज कह दो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि भाई आपके पास में नंबर ऑफ एड्रेस लाइन आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 की पावर 32 दे रखी है। मल्टीप्लाई कितना, 8। मल्टीप्लाई कितना, 8। अब देखो 8 की बजाय मैं सीधा इसको बाइट लिख दूँ, मल्टीप्लाई 8 मतलब ये क्या, जो आपके पास वर्ड साइज है ना ये बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेस मतलब है 8 बिट है, 8 बिट है। तो 8 बिट ना लिख के मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको डायरेक्टली बाइट लिख दूँ। क्या लिख दूँ, इसको डायरेक्टली बाइट लिख दूँ। एक ही बात है ना, क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट सोल्व किया करो, एक ही बात है। अच्छा 2 की पावर 32 में कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या 30 क्या बाइट्स। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 30 का मतलब क्या हो जाएगा 4 GB की आपकी रैम की साइज है। 4 GB की आपकी रैम की साइज है। समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व करें। देखो क्वेश्चन लिखो, मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेन मेमोरी को मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल टोटल 256 के वर्ड्स को 256 के वर्ड्स को काम में लिया गया है, काम में लिया गया है, और प्रत्येक वर्ड की साइज 512 के है, तो प्रत्येक वर्ड की साइज 512 के बी है, तो मेन मेमोरी की साइज कैलकुलेट करो। मेन मेमोरी की साइज कैलकुलेट करो। या फिर इसमें ऐसे लिख सकते हो, प्रत्येक वर्ड की साइज, ठीक है ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कैलकुलेट करो। हो गया, कितना है, 128 GB। GB ना, ठीक है।
कैलकुलेट करके बताना आपको कि यहाँ पे मेन मेमोरी की साइज़ क्या होगी। तो देखो, सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर मेन मेमोरी की साइज़ की बात करें, अगर हम मेन मेमोरी की साइज़ की बात करें, तो मेन मेमोरी की साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेन मेमोरी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेन मेमोरी मल्टीप्लाई वर्ड साइज, मल्टीप्लाई वर्ड साइज। देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपके पास में कैलकुलेशन होके आ जाएगा। देखो 256 ये तो क्या है, वर्ड है। 256 के तो क्या है, वर्ड है। और प्रत्येक वर्ड वर्ड की साइज कितनी है, 512 KB। ठीक है, तो आपको लास्ट में साइज आपको बाइट में कैलकुलेट करनी है, तो बी एज इट एज रहने देना। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो ना, 256 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई मत करना है ना, इसको मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन चल जाएगा। जो 256 इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 8, और के को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 10, है ना। सबसे पहले सबको 2 की पावर में लेके आ जाओ, सबसे पहले सबको 2 की पावर लेके आ जाओ। 512 कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 9, और के को कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 10। इस बाइट को बाइट रहने दो, इस बाइट को बाइट रहने दो। ठीक। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, 2 की पावर में लाने के बाद में इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे पास एक हम इक्वल यूनिट्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में अब जब हमारे पास में जो सारी की सारी जो पावर 2 की पावर में जो है, ये सारी पावर क्या हो जाएंगी, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो सारी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। तो देखो 10 और 8 18, 18 और 9, 18 9 कितना, 27, और 10 37। तो 2 की पावर 37, 2 की पावर 37 बाइट हमारे पास क्या है, रैम की साइज है। और 2 की पावर 37 उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30, और क्या, बाइट। और 2 की पावर 7 मतलब क्या होता है, 128, और इसको हम लिख देंगे GB। ये लिख दें GB, क्योंकि 2 की पावर 30 क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ध्यान रखना है। कैलकुलेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास में बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको लिख भी देता हूँ। देखो, अगर 2 की पावर की बात करें, 2 की पावर जो 1 है वो आपका 2 है, 2 की पावर 2 है ये आपका 4 है, 2 की पावर 3 है ये आप कितना है, 8 है, 2 की पावर 4 है कितना है, 16 है, 2 की पावर 5 है कितना, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1000। ठीक है, उसके अलावा 2 की पावर 11 कितना होता है, 2048, 2 की पावर 12 कितना होता है, 4096, 2 की पावर 13 कितना होता है, 8100। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, 8100। एटलीस्ट आपको 2 की पावर में ये जो वैल्यू है ये आपको आपको माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट इतनी वैल्यू तो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है ना। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी यूनिट्स हमेशा 2 की पावर मिलेगी आपको। जैसे जब आप रैम देखो तो रैम की साइज मिलेगा आपको 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। ऐसे 2 की पावर में आपको क्या मिलेगी, साइज मिलेगी। ठीक, एटलीस्ट आपको इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई इश्यू, यहाँ से देखो 256 में लिखा 2 की पावर 8, 256 को मैं लिख दिया 2 की पावर 8। ठीक है, के को मैं लिख दिया 2 की पावर 10, 512 को मैं लिख दिया 2 की पावर 9, और के को मैं लिख दिया 2 की पावर 10। बाइट को मैंने एज एज इट एज बाइट लिख दिया। इन सभी यूनिट्स को मैं एक साथ लेके आ गया। देखो 10 और 8 18, 18 10 28, 28 और 9 कितना हो गया, 37। तो 2 की पावर क्या, 37, और बाइट है। और 2 की पावर 37 को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30 बाइट्स। तो 2 की पावर 7 मतलब कितना हो जाएगा, 128, और 2 की पावर 30 मतलब कितना हो जाएगा, जी।
कितना हो जाएगा 128 जीबी मेन मेमोरी की साइज हो जाएगी। मेन मेमोरी की साइज और है ना, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रैक्टिकली आपके मेन मेमोरी की जो मैक्सिमम साइज है ना वो 128 जीबी तक ही सपोर्ट करता है। अगर विंडोज ओएस की बात करें ना, विंडोज ओएस प्रैक्टिकल मेन मेमोरी को 128 जीबी तक ही सपोर्ट करता है, उससे ऊपर सपोर्ट नहीं करता आपके मेन मेमोरी साइज विंडोज ओएस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस आपके दो टाइप से आप कैलकुलेशन पूछी जाती है एग्जाम में। या तो आपको वर्ड साइज और आपको नंबर ऑफ वर्ड देगा, या फिर आपको एड्रेस लाइन देगा और एड्रेस लाइन की साइज देगा, वर्ड साइज देगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको कैलकुलेशन करने में आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रैम होती है वो इक्वल साइज के वर्ड्स में, इक्वल साइज की सेल्स में, इक्वल साइज के फ्रेम में डिवाइड होती है। तो कितने फ्रेम्स की संख्या है और प्रत्येक फ्रेम्स के अंदर कितना डेटा है, यही उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान चलो हमारे पास एक अलमीरा है, अलमीरा को कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये अलमीरा के अंदर कितने तो रखने हैं, कितने अलग अलग अलमीरा के अंदर आपने क्या कर रखे, डिवाइडेशन कर रखा है। प्रत्येक डिवाइडेशन में आप कितना सामान रख सकते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी साइज। इसी टाइप से आपकी क्या रैम की साइज है, कितने तो नंबर ऑफ आपके पास में क्या है, फ्रेम की संख्या है। फ्रेम की संख्या कह दो, ब्लॉक की संख्या कह दो, सेल की संख्या कह दो, वर्ड्स की संख्या कह दो। ठीक, और प्रत्येक वर्ड्स के अंदर आप कितना डेटा रख सकते हो, वो आपके रैम की साइज या रैम की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है ना, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो आज तक हमने जितना कॉन्सेप्ट स्टडी किया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो PYQ बेस्ड है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बेस पे कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच। बताओ भाई, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ऐसी कौन सी मेमोरी है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपकी क्या करेगी, जो आपके मिनिमाइज करेगी, मिनिमाइज करेगी किसकी, मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच को। है ना, मेमोरी प्रोसेसर की बात करें तो मेमोरी के रूप में मेन मेमोरी कह रहा है। मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो स्पीड का मिसमैच होता है ना, उसको उसको दूर करने के लिए हम एक स्पेसिफिक मेमोरी की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देख पाओगे तो देखो, ये आपके पास में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अंदर जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये देखो, ये प्रोसेसर है ना। यहाँ पे CPU की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, जैसे आप ये चीज़ आपने शायद बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में जब पढ़ी है तब भी आप लिखा होगा कि CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, तो ये प्रोसेसर है। ठीक, इस प्रोसेसर की और इस मेमोरी के बीच में जो स्पीड मिसमैच है, जैसे जो प्रोसेसर है ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस मेन मेमोरी की इतनी स्पीड नहीं है। तो इसके स्पीड को मिसमैच को दूर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है जिसको क्या कहते हैं, कैसे, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पता होना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैश मेमोरी था राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया था। वर्चुअल मेमोरी इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है और उसके बारे में आपको आंसर देना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। ऐसे हम क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, ये कह रहा है आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधक टेक्निक होती है जहाँ मेन मेमोरी कैन बी यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में काम में लेते हैं। क्या सही बात है क्या, सही बात है। अरे मेन वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी आपके पास में, इस मेमोरी को मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी है। इस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई लार्ज साइज का प्रोग्राम है, उस लार्ज साइज के प्रोग्राम को हम स्मॉल साइज के रैम में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये सब पता है ना। करवाने के लिए हम किसकी बात करते हैं, वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से हम करते क्या है कि जो मेन मेमोरी होती है ना, उसके अंदर सिर्फ हम उस ही मेन मेमोरी के अंदर एक साथ हम सारा डेटा नहीं लेके आते। सबसे पहले यहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं और प्रोग्राम डिवाइड करके रिक्वायर्ड डेटा को ही हम मेन मेमोरी लेके आते हैं। तो इसलिए वर्चुअल मेमोरी हमेशा और हमेशा सेकेंडरी मेमोरी पार्ट होती है। साफ साफ लिखवा रखा है, वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती। किसका पार्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। लास्ट ईयर आपके बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्चुअल मेमोरी आपके किसका पार्ट होती है, पहला तो गलत हो गया। ओनली सेकेंडरी मेमोरी इज यूज, केवल सेकेंडरी मेमोरी काम में आ रही है। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी यूज एज मेन मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी की तरह काम में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम मेन मेमोरी में होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइड प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम उसके कुछ पार्ट को मेन मेमोरी लेके आ रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोग्राम को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है। किस कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है, जो हमें ध्यान रखना है। रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ,
रजिस्टर किससे मिलकर बना होता है? फ्लिप फ्लॉप, है ना? रजिस्टर आपके फ्लिप फ्लॉप मिलकर बना होता है और एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है ना? एक एक जो फ्लिप फ्लॉप ना, वन फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा स्टोर करता है, सबसे फास्टेस्ट होता है ये, एक बिट डेटा स्टोर करता है, सबसे फास्टेस्ट होता है। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक टू बी पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर डेडलॉक टू बी पॉसिबल? ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें डेडलॉक पॉसिबल नहीं है? देखो डेडलॉक के लिए आपकी कंडीशन कौन कौन सी है अभी? देखो डेडलॉक कंडीशन कौन कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, फिर क्या? नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट, और नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर। ये चार नेसेसरी कंडीशन होती है किसके लिए? डेडलॉक के लिए। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, नहीं है, नॉट ए कंडीशन फॉर डेडलॉक टू बी पॉसिबल। डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन नहीं है? देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो होती है, होल्ड एंड वेट तो होती है, प्रीम्पशन होती है क्या? नो प्रीम्पशन होता है, प्रीम्पशन नहीं होता है, नो प्रीम्पशन। अगर प्रीम्पशन कर दोगे तो डेडलॉक नहीं होगा, नो प्रीम्पशन, है ना? ये नेक्स्ट जो पार्ट है ना, नो रिसोर्स कैन बी फोर्सली रिमूव फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग, किसी प्रोसेस द्वारा होल्डिंग किए गए रिसोर्स को हम फोर्सफुली रिमूव नहीं करते, इसको ही हम क्या कहते हैं? नो, नो प्रीम्पशन कहते हैं। ठीक है, आपके आरपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कीम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस? डेडलॉक अवॉइडेंस की स्कीम कौन सी है? डेडलॉक अवॉइडेंस की स्कीम बताओ कौन सी है? मैनिपुलेट टू फाइंड एटलीस्ट वन सेफ पाथ, रिक्वेस्टिंग ऑल रिसोर्स एट वंस एंड कीप अदर टास्क वेटिंग, प्रीम्पशंस, रिसोर्स ऑर्डरिंग। डेडलॉक अवॉइडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। डेडलॉक अवॉइडेंस किस पर बेस्ड है भाई आपके? किस पर बेस्ड है? बैंकर्स एल्गोरिथम पे। किस पर बेस्ड है? बैंकर्स एल्गोरिथम पे। और इस बैंकर्स एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या करते हैं? अब आपने बैंकर्स एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ लिया, डेडलॉक अवॉइडेंस को अच्छे से पढ़ लिया, बैंकर्स एल्गोरिथम सीख लिया कि बैंकर्स एल्गोरिथम के हमसे सेफ और अनसेफ स्टेट बात करते हैं। सेफ स्टेट अगर होती है तो हमारे पास में हम कह सकते हैं डेडलॉक नहीं है, अनसेफ स्टेट होती है तो डेडलॉक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सारी कंडीशन आपने अच्छे से देख ली, तो आंसर दो जल्दी से। पता क्वेश्चंस जो पूछते हैं, वो क्वेश्चंस पूछने का जो वे होता है एग्जामिनर का, वो आपके माइंड के अंदर वो चीज पूछना चाहते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया नहीं किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका आंसर तभी आएगा जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे तो आंसर आएगा, एल्स नहीं आएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे काम करती है, उसके अंदर अगर आपका परफेक्ट तरीके से अगर आपको क्लियर है तो ये आप आंसर दे पाओगे, नहीं पाओगे। चलो सबसे लास्ट रिसोर्स की ऑर्डरिंग की बात करते हैं। रिसोर्स ऑर्डरिंग करते हैं क्या हम? रिसोर्स ऑर्डरिंग करते हैं क्या? रिसोर्स की ऑर्डरिंग करते हैं? तो रिसोर्स की ऑर्डरिंग कहाँ पे करते हैं? रिसोर्स की ऑर्डरिंग कहाँ करते हैं? है ना, रिसोर्स की ऑर्डरिंग हम करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। किसमें करते हैं? डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन करते हैं, डेडलॉक वो क्या बोलते हैं, डिटेक्शन या रिकवरी में करते हैं। प्रिवेंशन करते हैं, डिटेक्शन रिकवरी में करते हैं। रिसोर्स ऑर्डरिंग कहाँ पे करते हैं? भूल गए सब कुछ? डेडलॉक प्रिवेंशन में रिसोर्स ऑर्डरिंग करते हैं। चारों जो कंडीशन उसको एक साथ अकर नहीं होने देना। तो हमने एक बात की थी कि रिसोर्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं, रिसोर्स को ऑर्डर कर सकते हैं, लिखवा रखा है साफ साफ। कहाँ पे करते हैं? प्रिवेंशन में। प्रिम्पशन किसकी कंडीशन है? रिसोर्स को प्रिम्प्ट करके आप दूसरे प्रोसेस को दे दो, किसकी कंडीशन है? डेडलॉक प्रिवेंशन की। डेडलॉक प्रिवेंशन की है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब दो बच गए।
रिक्वेस्टिंग ऑल रिसोर्स एट वंस एंड कीप अदर टास्क वेटिंग। सभी रिसोर्स को, रिक्वेस्टिंग ऑल रिसोर्स एट वंस एंड कीप अदर टास्क वेटिंग, आप सभी रिसोर्स को एक साथ ले लो। सभी रिसोर्स को एक साथ लेने वाली बात कौन करता है? प्रिवेंशन करता है। आपको एग्जीक्यूट होने सभी रिसोर्स को एक साथ ले लो, तो तीन तो आपकी प्रिवेंशन कंडीशन है। ऊपर वाली कंडीशन आप किसकी बन जाएगी? अवॉइडेंस। अवॉइडेंस यही तो होता है, ये साफ साफ लिख रहा है सेफ पाथ। अवॉइडेंस में यही तो होता है, करते क्या हम? मैनिपुलेट टू फाइंड एट लीस्ट वन सेफ पाथ। हम इस टाइप से मैनिपुलेट करते हैं कि हमें एक एक सेफ पाथ मिल जाए, जिससे कि हम ये गारंटी के साथ कह सके कि हमारे पास डेडलॉक आकर नहीं होगा। यही तो अवॉइडेंस, यही तो करते हैं। अवॉइडेंस में जो प्रोसेस होते हैं, रिसोर्स होते हैं, उसमें हम जो बैंकर्स एल्गोरिथम की हेल्प से जो हम काम करते हैं, वो यही तो काम करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आपने देखा, इस क्वेश्चंस का आंसर देते समय आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट था ना, उस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दे पा रहे हो। है ना? मैं अब भी आपको बार बार एक चीज कहता हूँ, फेल होना पास होना आपके हाथ में है। और आपके हाथ में कैसे? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, वो एग्जामिनर बनाता है आपके माइंड सेट को चेक करने के लिए। एग्जामिनर ये नहीं बनाता है कि मैं आपको रटवा के बैठा दूं चीज़ों को। जैसे बैंकर से एल्गोरिथम मैंने आपको रटवा के बैठा दिया, तो मैं 100% दावे के साथ ये नहीं कहूंगा कि एज इट एज क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ है, देख लो, आरपीएस का क्वेश्चन है। आपने डेडलॉक अवॉइडेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बैंकर से एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके बाद भी आप आंसर नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आपने उस चीज़ को अभी तक एनालिसिस किया ही नहीं, उस चीज़ पे आपने उस चीज़ पे काम ही नहीं किया, प्रिवेंशन क्या कहना चाह रहा है, अवॉइडेंस क्या कहना चाह रहा है। फिर क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये ध्यान रखा करो कि कुछ ऑप्शन हटा के भी सही ऑप्शन को चूज किया जा सकता है। जैसे आपको साफ साफ पता था, सेफ स्टेट का कॉन्सेप्ट पता ही था आपको साफ साफ, सेफ अनसेफ स्टेट। और हमने जितने भी एल्गोरिथम्स के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें हम बार बार किसकी बात कर रहे थे? सेफ स्टेट की बात कर रहे थे, सेफ सीक्वेंस की बात कर रहे थे। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन एक क्यों नहीं ध्यान आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए solution to the critical session problem must satisfy the following three requirement। क्रिटिकल सेशंस में हम तीन तीन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? व्हाट इज राइट आंसर? देखो, क्रिटिकल सेशन क्या होता है? वह एरिया होता है जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स ऑब्जेक्ट वेरिएबल को रखा जाता है, ठीक है? एरिया एरिया जिसमें जिसमें शेयर्ड रिसोर्स ऑब्जेक्ट वेरिएबल को रखा जाता है, रखा जाता है। और क्रिटिकल सेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्रिटिकल सेशंस के अंदर हम बेसिकली जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उस टाइम पे हम तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। किसको? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, प्रोग्रेस को, बाउंडेड वेटिंग को। तो यहाँ पे ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, राइट आंसर कम जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कंसिडर ए सिस्टम हैविंग एम रिसोर्स, है ना? तो रिसोर्स कितने दे रखे हैं? एम दे रखे हैं। रिसोर्स की संख्या आपको पहले दे रखी कितनी? एम। कंसिडर ए सिस्टम हैविंग एम रिसोर्स ऑफ सेम टाइप के एम रिसोर्स। द रिसोर्स आर शेयर्ड बाय थ्री प्रोसेस ए बी सी। तीन प्रोसेस के द्वारा, तीन प्रोसेस है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है। तीन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिसोर्स को शेयर किया जा रहा है, ठीक है। विच हैव पीक टाइम डिमांड ऑफ 3, 4, 6 रेस्पेक्टिवली। पीक टाइम पे इसको कितने रिसोर्स चाहिए? तीन चाहिए। इसको कितने चाहिए? चार चाहिए। इसको कितने चाहिए? छह चाहिए। पीक टाइम पे चाहिए, मैक्सिमम चाहिए इनको पीक टाइम पे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, एम की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दैट एंश्योर डेडलॉक विल नेवर अकर। एम की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम ये गारंटी साथ कह सकते हैं कि डेडलॉक कभी अकर नहीं होगा? 13। कैसे कैलकुलेट किया? 6 और 4 10 13, सबको जोड़ दिया। इतना इजी क्वेश्चन होता तो एग्जाम में आपको पूछता क्या? थोड़ा सा माइंड सेट यूज करो।
थोड़ा सा माइंड सेट यूज करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि पीक टाइम पे भाई तीनों के तीनों प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाए, तीनों के तीनों प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाए और डेडलॉक ना हो। भाई पीक टाइम पे एक को 3 चाहिए, बी को 4 चाहिए, सी को 6 चाहिए पीक टाइम पे। पीक टाइम पे इतने रिसोर्स चाहिए। पीक टाइम पे इसको 13 चाहिए, 13 ज़्यादा चाहिए ही नहीं तो 14 ऐसे बता रहे हो। मैक्सिमम 13 चाहिए, 13 ज़्यादा चाहिए नहीं इसको। देखो मैक्सिमम 13 चाहिए इनको, अगर मैक्सिमम 13 है तो एग्जीक्यूशन हो ही रहा है। मैक्सिमम 13 में तो ये तो मिनिमम कह रहे हैं, कह रहा है कम से कम कितने रिसोर्स को रखें कि जिससे कि आपके प्रोसेस के बीच में कभी भी डेडलॉक ना हो। देखो समझो पॉइंट समझो, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट काम करें। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये जो प्रोसेस है ना, P1 प्रोसेस है, इसको एक कम रिसोर्स देंगे। क्या देंगे? एक कम रिसोर्स देंगे। इसको भी एक कम रिसोर्स देंगे, इसको भी एक कम रिसोर्स देंगे, लेकिन इसको एक बार में पूरे रिसोर्स देंगे। क्यों देंगे एक बार में पूरे रिसोर्स? क्योंकि तीन में से किसी एक प्रोसेस के पास सारे के सारे रिसोर्स अवेलेबल हो जाने चाहिए एक टाइम पे, और तीन में से किसी एक प्रोसेस के पास सारे रिसोर्स अवेलेबल हो गए तो वो अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा, और एग्जीक्यूशन करके वो निकल जाएगा, और एग्जीक्यूशन करके जब निकल जाएगा ना तो उसके जो रिसोर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम बाकी प्रोसेस को उसके रिसोर्स अलोकेट कर देंगे, बाकी प्रोसेस को उसके रिसोर्स अलोकेट कर देंगे। तो मतलब है कि पीक टाइम पे हम यहाँ पे इसको 2 दे सकते हैं। देखो यहाँ पे पीक टाइम पे हम यहाँ पे इसको 2 दे सकते हैं, इसको 3 दे सकते हैं, इसको 6 दे सकते हैं। 6 और 3 9 और 2, तो यहाँ पे मिनिमम रिसोर्स के रूप में हम 11 रिसोर्स को काम में लेंगे तो कभी भी डेडलॉक अगर नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तीन तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना है। अब तीन प्रोसेस में से एक किसी प्रोसेस को पूरे रिसोर्स दे दो, एक किसी प्रोसेस को पूरे पूरे रिसोर्स दे दो, और बाकी जो प्रोसेस है ना उनसे एक एक रिसोर्स कम रखो, एक एक क्या रखो, कम रखो। अब जिसको पूरे दिए ना वो अपना एग्जीक्यूशन करके निकल जाएगा, और एग्जीक्यूशन करके निकल जाएगा तो वो जो रिसोर्स फ्री होंगे बाकी प्रोसेस को मिल जाएंगे, तो डेडलॉक कभी अकर नहीं होगा, डेडलॉक कभी अकर नहीं हो सकता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास यहाँ पे रिसोर्स है, तो उन रिसोर्स में जितने भी आपको प्रोसेस गिवन है उन सब प्रोसेस को एक एक रिसोर्स कम दे देना, एक प्रोसेस को एक पूरे पूरे रिसोर्स दे देना। तो उस टाइम पे आपके पास में जो रिसोर्स की संख्या आएगी वो मिनिमम आएगी। ठीक, एक एक कम इसलिए दे के मिनिमम पूछ रहा है ये, मैक्सिमम पूछ नहीं रहा। तो मैक्सिमम के रूप में तो उनको सारे दे सकते हैं, इसको 6 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 3 दे दो। 13 जो मैक्सिमम दे देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई इश्यू आएगा ही नहीं। किसमें? दो दो माइनस, इनमें दो दो माइनस करेंगे तब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक दूसरी कंडीशन ले लो, जैसे एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, एक प्रोसेस P3 है। ठीक है, इसको कितना चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, और इसको कितना चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए। इस टाइप से ले लो। ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, ना ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? एक तो देना ही देना पड़ेगा, एक तो देना ही देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि जितने आपके प्रोसेस हैं, जितने आपके रिसोर्स हैं, उनमें सब प्रोसेस को एक एक कम रिसोर्स दे देना, फाइनल एक प्रोसेस को पूरे पूरे रिसोर्स दे देना, वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा, रिसोर्स को फ्री कर देगा, बाकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। देखो मिनिमम, मिनिमम बात, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, एम की मिनिमम वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो एम की मिनिमम वैल्यू निकलवाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ऐसा जरूर नहीं, किसी को करवा दो, किसी भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा दो, बाकी प्रोसेस नहीं होगी। कैसे वाली चेंज होगी? किसी भी एक प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करवा दो, किसी भी एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट करवा के आप काम करवा सकते हो। किसके पास? हम्म 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 हम्म
हाँ, तो 3 रिसोर्स फ्री होंगे तो इसके पास पहले से ऑलरेडी 3 तो है ही ना। देखो है ना, -2 में क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन समझो। -2 क्यों नहीं कर रहा देखो, -2 क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन समझो। देखो -2 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम एक भी प्रोसेस को हम एक भी प्रोसेस को हम पूरा एग्जीक्यूट करवाएंगे तो कम से कम वो प्रोसेस एक रिसोर्स रिलीज करेगा। समझे आप? हम किसी भी एक भी प्रोसेस को अगर पूरा एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो कम से कम वो एक रिसोर्स रिलीज करेगा। और हमने बाकी प्रोसेस से एक एक रिसोर्स कम किए, बाकी प्रोसेस से एक एक रिसोर्स कम किए। तो अगर एक भी रिलीज हो जाएगा ना तो बाकी प्रोसेस को एक मिलते एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दो का कम होगा ना, तो अगर मान के चलो दो कम होने के बाद मान के चलो इसने एक ही प्रोसेस रिलीज किया, जैसे यहाँ पे बात की, तो फिर कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे? इसलिए हम एक ही कम करते हैं, दो कम नहीं करते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ कितना कम करेंगे? एक कम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक कम करने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, जैसे एक छोटा सा पॉइंट ऐसे लो, जैसे ऐसे लो, एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, एक P3 प्रोसेस है। ठीक है, एक P3 प्रोसेस है। अब देखो इसको एग्जीक्यूट होने कितने चाहिए? 5 रिसोर्स चाहिए। इसको कितने चाहिए? 3 रिसोर्स चाहिए। इसको कितने चाहिए? 1 रिसोर्स चाहिए। मान चलो हम इनमें दो दो कम कर देंगे, 5 माइनस 2, 3 माइनस 2, और इसको हम एक साथ पूरा एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इसको हम क्या करवा रहे हैं? एक साथ पूरा एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद में इसने कितने रिसोर्स फ्री किए? एक फ्री किया इसने। और एक फ्री करने के बाद न तो ये एग्जीक्यूट होगा, न एग्जीक्यूट, डेडलॉक। एक रिसोर्स फ्री किया ना, तो ये एग्जीक्यूट हो पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से तो एक एक कम करवाएंगे और एक को हम क्या करेंगे, पूरा देके एग्जीक्यूट करवा देंगे। जिससे हमारे पास क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जो हमारे पास रिसोर्स की संख्या है ना, वो हमारे पास इतने रिसोर्स है कि डेडलॉक कभी अकर नहीं होगा, डेडलॉक कभी अकर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विच ब्रेक द डेडलॉक कंडीशन इन ओएस। ओएस में डेडलॉक कंडीशन कौन ब्रेक करता है? विच ब्रेक द डेडलॉक कंडीशन इन ओएस। ओएस में डेडलॉक कंडीशन कौन ब्रेक करता है? डेडलॉक कंडीशन इसके लिए 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हुई? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेम्पशन, सर्कुलर वेट। ब्रेक कौन करेगा? एक तो प्रिम्पटिवनेस, और एक कौन सा? ऐसा ही के लिए, तो दोनों ही ब्रेक कर देंगे, प्रिम्पटिवनेस और ऐसा ही के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपने पढ़ लिया उसके बाद भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो। इसका मतलब है कि पढ़ना एक टास्क है, पढ़ना एक टास्क है। उस टास्क के बाद में नेक्स्ट टास्क आती है रिवीजन की, उस टास्क बाद नेक्स्ट टास्क आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और उसमें टेस्ट सॉल्यूशंस की, रैंडम टेस्ट के सॉल्यूशंस की, इस टाइप से आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस की। ये सारी चीज़ करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप एग्जाम फाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम फाइट होता है, अकेले पढ़ने से एग्जाम फाइट नहीं होता कभी भी। पढ़ने के बाद में ये सारी चीज़ करनी होती है, इसलिए मैं बीच बीच में आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हर 3-4 सेशन के बाद मैं क्वेश्चंस की सीरीज इसलिए लेके आ रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये तो पता लगे कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। जो डायरेक्ट आप जो स्टेटमेंट लिखते हो ना, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के बेस पे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं, जिसमें फिर ये देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और कितने लेवल तक की आपने स्टडी कर रखी है। ठीक है, तो इसी टाइप से एसाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं होगा भाई, साइकिल होने का मतलब क्या है? डेडलॉक होगा। और एसाइकिल मतलब क्या? साइकिल नहीं होगा। अगर बात करें नो प्रिम्पशन की बात करें, तो नो प्रिम्पशन में डेडलॉक होता है, और प्रिम्पटिवनेस की बात करें तो प्रिम्प्ट करते हुए डेडलॉक नहीं होगा। वही तो कंडीशन जो कह रहे हैं ना, ब्रेक की बात कर रहे हैं। हम क्या कर देंगे तो आपका डेडलॉक नहीं होगा, ब्रेक कर देंगे। तो हम अगर हम प्रिम्पटिवनेस की बात कर देंगे, एसाइक्लिक बात करेंगे, तो आपकी क्या नहीं होगा? डेडलॉक नहीं होगा। है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। हर एक सेशंस के 3-4 सेशंस के ड्यूरेशन में ये सेशन, ये मतलब ये क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। साथ में आपका जो टेस्ट है, वो टेस्ट आपका प्रॉपर चल ही रहा है, सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपर करने से आपका कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम फाइट करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।